हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए है। शिक्षण एवं शोध व्यवस्थित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा सेट नंबर 111 है। इससे पहले हमारे 110 सेट अपलोड हो चुके हैं और विभिन्न विषयों पर अलग अलग टॉपिक पर भी आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, उन्हें भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा हमारी पेपर सेकंड हिंदी की वीडियोज अपलोड होती हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्यालय परियोजना को पूरा करने में बच्चों की प्रतिबल उन्मुखता पर शिशु पालन व्यवहार के प्रभाव संबंधी शोध में निर्मित परिकल्पना यह है कि शिशु पालन व्यवहार का प्रतिबल उन्मुखता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। प्रदत्त विश्लेषण की अवस्था में शोध परिकल्पना की स्वीकार्यता का पता लगाने के लिए शून्य परिकल्पना को प्रस्तावित किया जाता है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अस्वीकार किया जाता है। शोध परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय अपेक्षित है? कि शोध परिकल्पना को भी अस्वीकार किया जाएगा, शोध परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा, शोध परिकल्पना और शून्य परिकल्पना दोनों को अस्वीकार किया जाएगा, या शोध परिकल्पना के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। ये इस शोध परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा। ये विद्यालय परियोजना शिशु पालन व्यवहार का प्रतिबल उन्मुक्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है में उपलब्ध साक्ष्यों पर परिकल्पना की 0.01 की सार्थकता प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस परियोजना विषय में थोड़ी बहुत सार्थकता तो है, इसलिए इस परिकल्पना को स्वीकार तो किया जाएगा और साथ ही इसमें संबंधित शोध प्रक्रियाओं का एक दायरा बढ़ाया जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये नकारात्मक प्रभाव पूछा गया है। शोधार्थी दूसरे शोध के निष्कर्षों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता है। उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाएगा। शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं। ये प्रकाशित और शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जाता है। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें इस शोध की नैतिकता के विषय में पूछा गया है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर होगा। इसकी परिभाषा भी करवा देता हूं आपको। शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव कथन 2, 4 और 6 डालते हैं। ये नकारात्मक कथन डालते हैं क्योंकि शोध को बिना संबंधित अध्ययनों की उद्धृत नहीं किया जा सकता और किसी भी विषय क्षेत्र के किए गए शोध पर शोधार्थी के मनोविज्ञान आचरण का प्रभाव कहीं न कहीं दिखाई पड़ता है। परिमाण स्वरूप नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शोध के प्रारंभिक अध्ययन मात्र से नीति निर्माण करना संभव नहीं होगा। अतः विकल्प हमारा सी हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। देखिए, इसमें भी हमारी कूट भाषा दी गई थी 4, 5, 6, 7, 6 भी ऑप्शन है और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो देखिए 2, 4, 6 ये हो जाएगा हमारा। इसमें से छठा हो जाएगा, दूसरा और चौथा हो जाएगा। नीचे कोड भाषा दी गई थी, काफी लंबा क्वेश्चन था ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? मानकीकृत शोध उपकरणों की सहायता से प्रदत्त का संकलन, संभाव्य प्रतिदर्श तकनीक सहित प्रतिदर्श चयन का विकल्प, प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्र अनुभविक साक्ष्यों को निम्न से उच्च स्तरीयता की उन्मुखता, उच्च से निम्न व्यवस्थित साक्ष्यों सहित प्रदत्त संग्रहण में सही आंसर क्या हो जाएगा? गुणात्मक शोध के प्रतिमान में पूछा गया है, इसकी महत्वपूर्ण माना जा सकता है प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रिय अनुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी परिभाषा भी है। गुणात्मक शोध को परिकल्पना सर्वप्रथम जर्मन दार्शनिक एडमंड हुर्सल ने 1913 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आइडियाज इंट्रोडक्शन ऑफ प्योर
फिनोमेनोलॉजी में की थी, जिसमें कहा गया था कि गुणात्मक शोध एक ऐसे विज्ञान की कल्पना करता है जो पूरी तरह से पूर्वग्रस्त मुक्त हो, अर्थात इसमें सभी प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांतों और पूर्व मान्यताओं को छोड़कर अपना एक नया सिद्धांत प्रतिपादन करें। शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है: शोध पत्र, लेख तैयार करना, संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन, शोध के लघु शोध प्रबंध में या कार्यशाला सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो रहेगा? इस शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है, पूछा गया है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, शोध के लघु शोध प्रबंध में। शोध प्रबंध लिखने का प्रबल या प्रारूप शोध के लघु शोध प्रबंध की तरह ही होता है, क्योंकि यह विस्तृत शोध का एक सार होता है। अन्य विकल्पों में बी और डी का शोध के प्रारूप से कोई संबंध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना या अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? कि आरंभिक जब हम करते हैं शोध को तो उसके लिए पूछा गया है अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सी आंसर हो जाएगा। इस शोध करने के लिए आरंभिक अनिवार्यता उस विषय से संबंधित अनुसंधान का एक अभिकल्प विकसित करना होता है, जिसमें विषय का ऐतिहासिक और वर्णनात्मक अभिकल्प तैयार किया जा सके। तत्पश्चात अनुसंधान संबंधी विषय से संबंधित प्रश्नों को तैयार किया जाता है ताकि अनुसंधान को उन्मुख रूपी बनाया जा सके। विश्लेषण प्रक्रिया तो सर्व अंतिम प्रक्रिया होती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी? कौन सी हो जाएगी इसमें? ऐतिहासिक पद्धति, वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या कार्योत्तर पद्धति? इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्योत्तर पद्धति हो जाएगा, यानी कार्य करने के पश्चात जो पद्धति होती है। यदि कोई शोधार्थी किसी भी प्रभावी योजना में हस्तक्षेप करता है तो वह यह योजना के संपूर्ण तथ्यों की तथा उसके कार्य कारक और परिणामों की व्याख्या करेगा। यह कार्य वह केवल कार्योत्तर पद्धति द्वारा ही संपूर्ण कर सकता है। अतः विकल्प हमारा डी हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट एक मदों को सेट सेकंड के मदों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। इनमें सही कूट का चयन करना में एक क्वेश्चन हमारा काफी बड़ा है, इसलिए मैं आपको सीधे से इसका प्रश्न उत्तर दे देता हूँ। 4 3 1 2 हो जाएगा हमारा, 4 3 1 2। छोटा कर लेते हैं हम। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होगा? ये प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं होगी। रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं इस प्रकार हो जाएगा हमारा। संकलनात्मक ऑप्शन बी का हमारा जो 3 हो जाएगा, अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण करना। संकलनात्मक का अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या हो जाएगा हमारा? 4 3 1 2 था। सतत मूल्यांकन जो है ये नियमितता के साथ संज्ञानात्मक हो जाएगा। मानक और निष्कर्ष संदर्भ परीक्षण क्या होगा? किसी समूह और कुछ मानदंडों के साथ हो जाएगा हमारा ये। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना। इस प्रकार हो जाएगा हमारा 4 3 1 2। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। अभिकथन दिया गया उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देता है या देना है। तर्क दिया गया इन योग्यताओं से कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। रूट दिया गया है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है आर गलत है, तो ए गलत आर सही है। मेरा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना,
अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। इससे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों का उद्देश्य और उनका औचित्य विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाता है, इष्टतम करना है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। कारकों की सूची दी गई है। अध्यापक को विषय का ज्ञान, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अध्यापक का संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, कक्षा समव्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। तो नीचे कूट दिया गया है कि 2 3 4 3 4 6 2 4 5 1 3 6। इससे आंसर हमारा 1 3 6 हो जाएगा। इस शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन करना में एक शिक्षण संबंधी पूछा गया है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 1 3 4 था, 1 3 6 हो जाएगा। अध्यापक को विषय का ज्ञान होना चाहिए, अध्यापक का संप्रेषण कौशल होना चाहिए और कक्षा व्यवहार और संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता होनी चाहिए। तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं आज के जो हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे अन्य वीडियोज पेपर सेकंड हिंदी की वीडियोज अपलोड होती हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारे अन्य वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।